Good, and today this is going to be our 8th lecture on Ethereum Smart Contract Programming पर। और इससे पहले जो है वो हम अपने लेक्चर नंबर 7 में हमने एरर हैंडलिंग के ऊपर बात की थी और हमने प्रैक्टिस भी किया था कॉन्ट्रैक्ट। चलें जी, अब आगे जो है पहले बताता चले जाऊँ। मैंने आपसे कुछ कहा था कि अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल्स जो है वो कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा ताकि मैं आपको उसके ऊपर फीडबैक दे सकूँ कि आपने अपने किस तरीके से वेब3 डेवलपमेंट की प्रोफाइल बनानी है। ठीक है, सिर्फ लिंक्डइन का नहीं, ब्लॉग लिखना शुरू करना है। मैंने आपको बताया था, बुक पढ़ने के लिए आपको जो है वो बताया था, और काफ़ी लोगों ने जो है वो बुक अवेलेबल भी है, बल्कि गाइड के सेक्शन में जाएँ तो ग्रुप में काफ़ी लोगों ने जो है वो उसका PDF वर्जन जो है वो शेयर किया हुआ है, इथीरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्रामिंग बाय डॉक्टर गेविन वुड। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा लगा कि लोग जो है वो इस तरीके से बुक शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो वेब3 डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है ये। ठीक है, अगेन मैं अगर कहूँ फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी भी है इसमें, और फिर उसके लिए भी इम्पोर्टेंट कोर्स है ये। तो बात यही चल रही थी कि हमने जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट अगर करनी है तो हमें ब्लॉकचेन लिखनी आनी चाहिए। इस वक्त दुनिया का ब्लॉकचेन का जो सबसे ज़्यादा काम है वो EVM बेस्ड ब्लॉकचेन के ऊपर हो रहा है। जितने भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनमें EVM बेस्ड ब्लॉकचेन आपको कहीं ना कहीं नज़र आएगी। मतलब कि वहाँ पे इथीरियम वर्चुअल मशीन कहीं ना कहीं नज़र आ रही होगी, कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे आपको इथीरियम की ब्लॉकचेन नज़र आएगी। तो मतलब समझ जाएं, ठीक है, कि ये सॉलिडिटी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इसके ऊपर कहीं ना कहीं होगा। अगर वो टोकन है कहीं ना कहीं अपनी, वो अगर एप्लीकेशन में अगर वो कहीं टोकन यूज़ कर रहे हैं तो जो है वो कहीं ना कहीं EVM यूज़ होगा, सॉलिडिटी कहीं ना कहीं यूज़ होगी। बाइनेंस की ब्लॉकचेन है, पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन है, ये सब EVM बेस्ड ब्लॉकचेन्स हैं। ठीक है, सिवाय सोलाना के, सोलाना जो है वो उसके लिए आपको रस्ट प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, EVM बेस्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। तो अगेन डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट करनी है तो आपको सॉलिडिटी आनी चाहिए। ठीक है, तो हम जो है वो सॉलिडिटी बेसिक्स जो है वो हमने शुरू कर चुके हैं, काफ़ी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, डाटा टाइप्स हम पढ़ चुके हैं, हम जो है वो अब एरर हैंडलिंग के ऊपर आ चुके हैं, कंस्ट्रक्टर्स हमने पढ़े, हमने काफ़ी सारी चीज़ें कर ली हैं कवर। थोड़ी सी चीज़ें और रहती हैं और फिर हम इसके बाद फ्रेमवर्क्स की तरफ चले जाएंगे। ट्रफल है, हार्ड हैट है, बहुत से लोगों का सवालात भी कुछ, क्योंकि कुछ लोग जो है वो जानते हैं कि ट्रफल क्या चीज़ है, हम जो है वो उससे कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करेंगे। तो बिल्कुल हम करेंगे, थोड़ी से और कॉन्सेप्ट को बेहतर करते हैं और फिर जो है वो हम फ्रेमवर्क के ज़रिए कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करेंगे, टेस्ट किया करेंगे। तो सारा काम फ्रेमवर्क के ज़रिए होगा, बाकायदा पूरा VS कोड के ऊपर। ठीक है, नोड मॉड्यूल्स को यूज़ करते हुए। तो ये चीज़ होगी। वेब3 इंटीग्रेशन भी सीखेंगे, थोड़ा सा वक्त दें, थोड़ा सा चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को अच्छा करें, और जो है वो फिर हम फ्रेमवर्क्स की तरफ चले जाएंगे। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। चलें अब आज का जो है वो लेक्चर शुरू करते हैं, और ज़रा पहले तो जो है वो एजेंडा क्या आज का लेक्चर का, ज़रा उस पर चले आते हैं। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 8, इससे पहले जो था लेक्चर नंबर 7, उसमें हमने पढ़ा था रिक्वायर। रिक्वायर क्या करता है, एक फंक्शन है जो कि एरर चेक करता है। इनपुट आर्ग्यूमेंट्स आपने दिए हुए हों, 45 मिनट का लेक्चर है पीछे वाला, तो उसे जो है वो पढ़ें और देखें कि किस तरीके से रिक्वायर क्या कर रहा था कि क्या अगर मेरे पास बैलेंस है, नहीं है, और अगर मैं सेंड कर रहा हूँ किसी और को, तो रिक्वायर उसी वक्त मुझे जो है वो सेंड नहीं करने देता था, बल्कि एक एरर आ जाता था। ठीक है, पूरा लेक्चर है, प्रीवियस लेक्चर है रिक्वायर के ऊपर, वो देखें। अब हमने जो लेक्चर नंबर 8 है उसका एजेंडा यही है कि हमने एरर हैंडलिंग सॉलिडिटी में रिक्वायर के ज़रिए भी होती है, लेकिन एसर्ट के ज़रिए भी होती है। तो एसर्ट क्या फंक्शन है, ठीक है, उसको पढ़ेंगे और उसको कोड भी करेंगे। हमारा जो बैंक का कॉन्ट्रैक्ट है हम आज उसे ही कंटिन्यू करेंगे, और उसमें ही असर्ट की कंडीशन को चेक करेंगे। असर्ट किस तरीके से काम करता है थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर हम कोड की तरफ जाएंगे। तो असर्ट क्या है, बेसिकली एक एरर हैंडलिंग फंक्शन ही है, लेकिन ये सिर्फ इंटरनल एरर्स को चेक करता है। अब इंटरनल एरर्स क्या हो सकते हैं कि देखें, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, रिक्वायर क्या कर रहा था, रिक्वायर ये चेक कर रहा था कि मेरे पास अगर 1000 टोकन्स हैं और अगर मैं किसी को 100 टोकन्स भेजना चाहता हूँ, तो रिक्वायर चेक कर लेता था कि हाँ इसके पास 1000 टोकन्स हैं और ये किसी और को अगर 100 टोकन सेंड करना चाहता है तो ये बिल्कुल कर सकता है। ठीक है, अगर नहीं होते थे, अगर मेरे पास 0 टोकन्स हैं तो रिक्वायर मुझे एरर दे देता था। ठीक है, ये हमने ट्राई भी किया था अपने लास्ट लेक्चर में। अब एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि असर्ट क्या करेगा। असर्ट से हम ये काम करवाते हैं, इंटरनल एरर्स चेक करवाते हैं। मतलब कि लेट सपोज अगर मेरे पास 1000 टोकन्स हैं और मैंने अगर किसी को 100 टोकन सेंड किए हैं, तो मेरे पास कितने बच जाएंगे, कितने बचे होने चाहिए, मेरे पास 900 टोकन्स बचे होने चाहिए। तो मैं अपने कोड को ये बताऊंगा कि अगर आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस ट्रांसफ़र फंक्शन,
तो उसके बाद मेरी ये असर्ट की कंडीशन चले और असर्ट की कंडीशन ये चेक करे कि मेरा रिमेनिंग बैलेंस को चेक करे कि प्रीवियस बैलेंस इसका क्या था। ठीक है, एक यूज़र का प्रीवियस बैलेंस 1000 था, उसने सेंड किए 100 किसी को, तो उसका रिमेनिंग बैलेंस क्या हो गया आफ्टर ट्रांसफ़र फंक्शन। ठीक है, आफ्टर ट्रांसफ़र एग्जीक्यूशन। तो असर्ट के ज़रिए हम ये चेक करते हैं कि इंटरनल एरर्स को, कि उसके पास अगर 900 नहीं बचे हो, 1000 में से 100 सेंड किया तो उसके पास 900 होने चाहिए यूज़र के पास। अगर नहीं है किसी वजह से, हमारे कोड में कोई एरर है, तो असर्ट उसे पकड़ लेगा। तो ये चीज़ चेक करते हैं हम असर्ट से। ये है, सिर्फ बताया, अभी कोड भी करेंगे हम। ठीक है, और हम जो है वो अपने बैंक के कॉन्ट्रैक्ट को ही कंटिन्यू करेंगे और उसी में ही असर्ट की कंडीशन को चेक करेंगे। अच्छा जी, आगे चलते हैं। एरर हैंडलिंग असर्ट पढ़ने के बाद हम मॉडिफायर को भी पढ़ेंगे। मॉडिफायर एक बहुत छोटा सा फंक्शन है, प्री रेक्विजिट कह दो, एक छोटा सा फंक्शन है, लेकिन अगेन कंडीशन आप बता सकते हो मॉडिफायर के फंक्शंस में। ठीक है, मॉडिफायर के फंक्शन में आप कंडीशन बताओगे। छोटा सा फंक्शन है, अभी जब मैं कोड करूँगा तो आपको समझा दूंगा। इसका एरर हैंडलिंग से ताल्लुक़ है, लेकिन ये कि जिस तरीके से एक एग्जांपल इसकी भी दे देता हूँ, फिर जब जो हम कोड करेंगे तो इसको और अच्छे से आप लोगों को जो है वो समझ में आएगा। कि लेट सपोज़ अगर जिस तरीके से मैंने रिक्वायर की कंडीशन लिखी थी ना, कि अगर ये msg.sender ही है, चलें इसको एक काम करते हैं, मॉडिफायर को यहीं पे रोक देते हैं। हम जो है वो जब कोड करेंगे तो तभी मैं समझा पाऊँगा, इस तरीके से आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो असर्ट को पहले हम कोड करेंगे और फिर जो है वो हम मॉडिफायर को भी पढ़ेंगे और कोड करेंगे। तो जिस तरीके से मैंने कहा है कि आज जो है वो हम अपना बैंक का जो कॉन्ट्रैक्ट है हम उसे ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, ये हमारा बैंक का कॉन्ट्रैक्ट है। मैं इसको जूम इन कर देता हूँ। ठीक है, ये हमने लास्ट टाइम बनाया हुआ है। आप जो है वो पिछला लेक्चर जो है वो जाके देखें। ठीक है, रिक्वायर के ऊपर आप जो है वो पिछला लेक्चर जो है वो जाके देखें। ठीक है, रिक्वायर के ऊपर जो है, और फिर जो है वो हम इसे कंटिन्यू करेंगे। तो बिल्कुल थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ये जो है वो आई थिंक ठीक है, यही कॉन्ट्रैक्ट है। तो चलें जी, अब असर्ट क्या करता है कि असर्ट का मैंने आपको समझा दिया कि ये इंटरनल एरर को चेक करता है। कैसे चेक करता है? एग्जाम्पल दी कि अगर एक यूज़र है, उसका अगर बैलेंस भेजने से पहले उसका जो है वो कोई 1000 हो, 200 हो, 300 हो, और जब ट्रांसफ़र का फंक्शन हो जाए तो फिर जो है वो हम असर्ट को चेक करते हैं कि क्या उसका रिमेनिंग बैलेंस जितना होना चाहिए उतना ही है। तो अब ज़रा जो है वो हम इसको कोड कर लेते हैं। तो देखें, मैं ट्रांसफ़र के फंक्शन में जिस तरीके से रिक्वायर, पहले ट्रांसफ़र का फंक्शन है, दोबारा से ज़रा समझ लेते हैं। रिक्वायर क्या कर रहा है कि भाई बैलेंस चेक कर रहा है भेजने वाले का, कि क्या उसका जो बैलेंस है और वो जो अमाउंट जो भेजनी है उससे ज़्यादा है होगा। अगर ज़्यादा होगा तो ही वो भेज सकेगा, अदरवाइज़ उसके पास ये एरर आ जाएगा, यू डो नॉट हैव इनफ बैलेंस। ठीक है, और एक और रिक्वायर की कंडीशन क्या डाली थी? रिक्वायर करता क्या, बेसिकली चेक करता है ना इनपुट आर्ग्यूमेंट्स को, एक्सटर्नल इनपुट आर्ग्यूमेंट्स को। तो रिक्वायर में और क्या कंडीशन डाली थी कि जो भेज रहा है वो रिसिपेंट ना हो, मतलब कि msg.sender डज नॉट इक्वल टू रेसिपेंट, मतलब कि मैं खुद ही अपने आप को, मेरा ही बैलेंस मैं खुद को ही भेज रहा हूँ। तो ये भी एक कंडीशन डाल दी थी। ठीक है, तो ये तो पहले से है हमारा कॉन्ट्रैक्ट। अब एक काम करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं, लोकल वेरिएबल। ठीक है, और उसके ज़रिए क्या करते हैं, बैलेंस जो इस वक्त एक यूज़र का, एक भेजने वाले का जो बैलेंस है ना, उसको स्टोर करवाते हैं उस वेरिएबल में। और फिर जब ये फंक्शन हो जाएगा, ये दोनों ट्रांसफ़र का जो फंक्शन है ये चल जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, जब ये बैलेंस मूव हो गया, कि मतलब कि भेजने वाले का बैलेंस माइनस हो गया और रिसिपेंट का बैलेंस उतनी ही अमाउंट ऐड हो गई, तो उसके बाद हम उस लोकल वेरिएबल को यूज़ करेंगे कि क्या उसका बैलेंस कम हुआ है कि नहीं। अभी थोड़ी सी देर में समझ में आ जाएगा जब मैं लिखूँगा, तो मैं ज़्यादा जो है वो समझाता हूँ और फिर जो है वो कोड की तरफ, काफ़ी देर समझाने के बाद फिर जो है वो मैं कोड की तरफ आता हूँ। तो एक लोकल वेरिएबल बनाते हैं यूइंट के नाम से, और लोकल वेरिएबल का नाम रख देते हैं प्रीवियस सेंडर। आप कुछ भी नाम रखें, ठीक है, आप कुछ भी नाम रखें, प्रीवियस सेंडर बैलेंस। ओके, और इस वक्त जो है ना बैलेंस msg.sender, भेजने वाले का नाम क्या है, msg बैलेंस msg.sender। मैंने किया क्या है, मैंने एक लोकल वेरिएबल बनाया है, उसका नाम रखा है प्रीवियस सेंडर बैलेंस। ठीक है, प्रीवियस सेंडर बैलेंस। और सेंडर कौन है, जो ये इस फंक्शन को कॉल करेगा msg.sender, और उसके पास कोई ना कोई बैलेंस होगा, क्योंकि मैपिंग अब ये लास्ट
जो है वो हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, इसको हमने समझा हुआ है। तो मैं ज़्यादा डिटेल में समझाऊंगा नहीं क्योंकि ये मैपिंग है और ये लास्ट लेक्चर को जाके देखें। तो इस वक्त क्या है कि मेरा जो बैलेंस है msd.sender का, ठीक है, उसको मैंने एक लोकल वेरिएबल में स्टोर जो है वो करवा दिया है, ठीक है। अब ये चलेगा, ये दोनों लाइन ऑफ कोड चलेंगी। मैं असर्ट को ट्राई कर रहा हूँ, मैं असर्ट की कंडीशन बना रहा हूँ कि किस तरीके से हमेशा, और जो है ना असर्ट हमेशा कोड के या फंक्शन के, बेसिकली फंक्शन के एंड पे लगाएं असर्ट को, और जिस तरीके से रिक्वायर हमेशा सबसे फंक्शन के टॉप पे लगता है, जिस तरीके से हमने ये किया हुआ है। रिक्वायर क्या क्या भाई, पहले तो ये कि भेजने वाले का बैलेंस चेक कर लो कितनी अमाउंट है उससे ज़्यादा, और भेजने वाला रिसिपेंट ना हो, ये हमने चेक कर लिया। अब मैंने एक लोकल वेरिएबल बनाया, कुछ भी नाम रख दो उसके, आप प्रीवियस बैलेंस रख दें, प्रीवियस सेंडर बैलेंस रख दें, जो भी नाम रखें, और उसको बैलेंस msd.sender है, भेजने वाले का जो बैलेंस है उसको मैंने इस वेरिएबल में बस स्टोर करवा दिया और कुछ भी नहीं किया। उसके बाद ये दोनों लाइन ऑफ कोड जो है वो रन होंगी, ठीक है। msd.sender से अमाउंट जो है वो माइनस हो जाएगी और रिसिपेंट में वो अमाउंट ऐड हो जाएगी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं असर्ट की तरफ जाता हूँ। असर्ट जिस तरीके से सॉलिडिटी में कीवर्ड्स हैं, फंक्शन के लिए कीवर्ड है, रिक्वायर के लिए कीवर्ड है, यूइंट के लिए कीवर्ड है, तो असर्ट के लिए भी कीवर्ड होगा। असर्ट लिखेंगे हम पैरेंथेसिस, और अब पैरेंथेसिस में अब मैं असर्ट की कंडीशन बताऊंगा। असर्ट जो है वो ट्रू होना चाहिए, खैर अभी मैं बताता हूँ ट्रू होना चाहिए इसके ऊपर। तो असर्ट में क्या करवा रहा हूँ मैं कि बैलेंस भेजने के बाद बैलेंस msd.sender का जो बैलेंस है वो इक्वल टू होना चाहिए प्रीवियस सेंडर बैलेंस माइनस अमाउंट, ठीक है। तो ये मैंने कंडीशन रखी है। कर क्या रहा है असर्ट, असर्ट चेक क्या कर रहा है, असर्ट ये चेक कर रहा है कि भेजने के बाद अब जो बैलेंस है, ये भेज दिया, यहाँ से इसकी सेंडर की अमाउंट माइनस होगी, रेसिपेंट में अमाउंट वो ऐड हो गई। उसके बाद असर्ट क्या कर रहा है कि असर्ट ये चेक कर रहा है कि जो बैलेंस है भेजने वाले का, जो बैलेंस है, अगर वो पहले 1000 था तो अब वो इक्वल टू होना चाहिए प्रीवियस सेंडर बैलेंस, जो उसका भेजने से पहले का जो बैलेंस था, ठीक है। प्रीवियस बैलेंस कह दो या प्रीवियस सेंडर बैलेंस कह दो, कुछ भी नाम रखा हो। तो जो उसका भेजने से जो पहले का बैलेंस था और माइनस जितनी वो अमाउंट भेज चुका है, 100 भेज चुका है, 200 भेजी है उसने, वो बराबर हो जाए इसके, ठीक है, करंट बैलेंस के उसके। समझ रहे हैं, 1000 है तो भेजने से पहले लेट सपोज 1000 है, यहाँ पे प्रीवियस सेंडर बैलेंस में ये जो बैलेंस msd.sender है ये क्या कर रहा है, सिर्फ एक वेरिएबल बनाया, इसमें स्टोर करवा दी इसकी जो इसका करंट बैलेंस है। जब भेज दिया जाएगा बैलेंस, अमाउंट माइनस हो गई, तो अब इसका जो रिमेनिंग बैलेंस है वो क्या होना चाहिए, जितनी उसका करंट बैलेंस था जो भेजने से पहले वाला बैलेंस था उतनी अमाउंट उसमें से माइनस कर दो, तो ये बैलेंस होना चाहिए उसका। समझ रहे हैं आप। तो अब मैं ज़रा इसको जो है वो टेस्ट करके भी हम देखते हैं, डिप्लॉय करते हैं और टेस्ट करते हैं। अच्छा, असर्ट में मसला ये होता है कि असर्ट इंटरनल एरर्स को चेक करता है, ठीक है। अब ये इस तरीके के एरर को मैं खुद से टेस्ट कर नहीं सकता हूँ कि किस तरीके से मैं कोई एरर बनाऊँ, आप खुद बता दें। रिक्वायर को तो मैं खुद जो है वो एरर जो है वो खुद ब खुद ही जो है वो चेक कर सकता हूँ कि रिक्वायर में कोई भी मैं गलत इनपुट दे दूँ, मेरे पास बैलेंस नहीं है और मैं सेंड कर रहा हूँ, जिस तरीके से हमने लास्ट लेक्चर में चेक किया ना, टेस्ट किया है ना रिक्वायर में, कि मेरे पास बैलेंस ही नहीं है लेकिन मैं किसी और को सेंड कर रहा हूँ तो रिक्वायर मुझे फ़ौरन एरर दे देता था, क्योंकि रिक्वायर जो है वो डिपेंड करता है इनपुट आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर। असर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बताता चले जाऊँ, असर्ट जो है वो बेसिकली डज नॉट डिपेंड ऑन इनपुट, ठीक है। तो असर्ट को अगर आप देखते हैं कि अब जो है वो मैंने असर्ट की कंडीशन रखी है, असर्ट की कंडीशन चेक क्या कर रही है कि जो उसका भेजने से जो पहले का जो बैलेंस है, जो उसका बैलेंस है, ठीक है, अभी टेस्ट करते हैं इसको, ठीक है। भेजने के बाद जो उसका प्रीवियस बैलेंस है उसमें से अगर वो माइनस हो जाती है अमाउंट, तो वो इक्वल टू होना चाहिए उसके करंट बैलेंस के, ठीक है। तो इस एरर को टेस्ट करना डिफ़िकल्ट होता है। अगर इंटरनल एरर्स, अगर कोई आपके वाकई कोड में एरर है, ज़रा हम इसको ज़रा टेस्ट करते हैं, अगर आपके कोड में वाकई एरर है तो असर्ट फिर उस टाइम में आपको एरर दे देगा, लेकिन ख़ुद से एरर इसमें क्रिएट करना, क्योंकि मुझे आई नो इस वक्त फंक्शन बिल्कुल ठीक एग्जीक्यूट करेगा, तो ज़रा डिप्लॉय करते हैं इस फंक्शन को, ठीक है। पहले अभी सब चीज़ें आपको मालूम होगी, पहला जो है वो ये अकाउंट है, ठीक है, और पहला अकाउंट है ये, और इस पहले अकाउंट से मैंने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय किया है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया डिप्लॉय। चले जी, अब टेस्ट ये करते हैं कि पहले तो देख लेते हैं कि मेरे इस फर्स्ट वाले अकाउंट में क्या बैलेंस है, इस वक्त 0 बैलेंस है, ओके। ऐड कर लेते हैं इसी बैलेंस में, लेट सपोज 1000 मैंने ऐड कर दिए। अब बैलेंस क्या हो गया चेक किया, अब हो गया 1000, ठीक है।
1000 टोकन्स हो गए लेट्स सपोज, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं कि किसी और को भेजते हैं। तो मैंने दूसरा अकाउंट सेलेक्ट किया, कर लिया सिलेक्ट, ठीक है, और दोबारा पहले अकाउंट पे चले आता हूँ, ठीक है। और क्योंकि मैंने दूसरा अकाउंट इसलिए सेलेक्ट किया था क्योंकि मुझे उसका एड्रेस चाहिए था, ठीक है। तो अब मैं सेंड कर देता हूँ 100, ट्रांजैक्ट किया, ट्रांजैक्ट हो गया, आपके सामने ग्रीन आ चुका है, ग्रीन टिक आ चुका है। अब इसका बैलेंस हो जाना चाहिए 900, ठीक है। और एसर्ट ने भी बिल्कुल सही कैलकुलेट किया है। तो ये चीज़ है कि एसर्ट जो है वो बेसिकली डिपेंड नहीं कर रहा होता है इनपुट कंडीशंस के ऊपर, ये इंटरनल एरर्स को चेक करता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, एसर्ट को समझा दिए। अब आगे चलते हैं। और एसर्ट जो है वो जब हम आगे अपने फंक्शंस में अपना कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, अपने प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो यूज़ होगा, ठीक है। एसर्ट जो है वो बेसिकली हम इसको सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी यूज़ करेंगे, क्योंकि अपने हमारे कोड में तो कोई ऐसा एरर नहीं है कि जो यूज़र का बैलेंस ही ऊपर नीचे कर दे। तो ये बिल्कुल चीज़ें होती हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे जब हम अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट्स के जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो बनाएंगे। एक कंप्लीट ERC20 टोकन हो, या वो बेसिकली एक लॉटरी का कॉन्ट्रैक्ट हो, एक डैप का कॉन्ट्रैक्ट हो, स्टेकिंग का कॉन्ट्रैक्ट हो, ठीक है। स्टेकिंग किस तरीके से चलती है, या जिस तरीके से आपने बहुत सारे देखा होगा कि प्री सेल का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कैसे बनता है। तो इन सब चीज़ों में हम जब बनाएंगे इनके कॉन्ट्रैक्ट्स तो ये सारी चीज़ें हम यूज़ करेंगे। एसर्ट का बेसिकली मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट देना था जो मैंने दे चुका हूँ, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। आगे में हम क्या करेंगे, मॉडिफायर्स। मैंने आपको बताया कि आज हम एक मॉडिफायर्स के ऊपर भी जल्दी से जो है वो उसको भी पढ़ लेंगे और उसको भी कोड करेंगे इसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ ही। तो देखें, मॉडिफायर्स क्या है, एक छोटा सा फंक्शन है जिसके अंदर हम एक अपनी कंडीशंस को बता सकते हैं। कंडीशंस कौन सी, रिक्वायर की कंडीशन हो सकती है। वो रिक्वायर की कंडीशन क्या है कि भाई लेट सपोज जिस तरीके से वाली कंडीशन है, बैलेंस MSG.sender का जो बैलेंस है वो उस अमाउंट से ग्रेटर देन होना चाहिए, ठीक है, ग्रेटर देन होना चाहिए, तभी वो आगे सेंड कर सकता है। तो ये एक कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये कि message.sender डज नॉट इक्वल टू रेसिपेंट, ये भी एक कंडीशन है। तो कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जो बार बार रिपीट होती हैं। ट्रांसफ़र का फंक्शन में ये सिर्फ 2 कंडीशंस हैं, ठीक है। ये आई थिंक बार बार रिपीट नहीं होगी। ये जो कंडीशंस है ये ट्रांसफ़र के फंक्शन में ही है, ये मैं किसी और फंक्शन में जो है वो इस वक्त यूज़ नहीं करूँगा। क्यों मैं चेक करूँ, अगर गेट बैलेंस का फंक्शन है जो मुझे दिखा रहा है कि एक एड्रेस का बैलेंस कितना है, तो मैं तो उस फंक्शन में ये दोनों कंडीशंस नहीं रखना चाहूँगा, ठीक है ना। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं, कुछ ऐसी बल्कि कंडीशंस होती हैं जो बार बार जो है ना उन्हें कॉल किया जाता है, बार बार जो है वो अपने हमारे कोड में यूज़ हो रही होती हैं। एक एग्जांपल देता हूँ। लेट सपोज मैं एक ऐसा फंक्शंस बनाता हूँ अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में। इस वक्त हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कितने फंक्शंस हैं, 1 2 3 फंक्शंस हैं, ठीक है। लेट सपोज मैं कहता हूँ जो ट्रांसफ़र वाला जो फंक्शन है ना, जो ट्रांसफ़र वाला फंक्शन है वो सिर्फ एडमिन ही चला सकता है, ठीक है। मतलब कि फिर हमारा बैंक कैसा बन जाएगा, मतलब कि हर कोई बैंक में डिपॉजिट कर सकता है, लेकिन ट्रांसफ़र कौन करेगा, ट्रांसफ़र वाला फंक्शन वही यूज़ करेगा जो इस कॉन्ट्रैक्ट का एडमिन होगा, ठीक है। मतलब कि समझ रहे हैं आप बात, अभी हम करके देखेंगे। तो ट्रांसफ़र का जो फंक्शन हो गया। अच्छा, अब मैं एक और फंक्शन बना देता हूँ। लेट सपोज विड्रॉ ऑल, विड्रॉ के कॉन्ट्रैक्ट में बैंक में जितना भी पैसा है वो विड्रॉ ऑल वही कर सकता है जो कॉन्ट्रैक्ट का एडमिन हो, ठीक है। आप कुछ ऐसा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं जिसके फंक्शंस, कुछ ऐसे फंक्शंस जो सिर्फ एडमिन ही यूज़ करना चाहें, ठीक है। तो उस केस में आप मॉडिफायर को यूज़ करें। आप बार बार ना ये ना बताएं कि आप बार बार हर फंक्शन में ये नहीं लिखें फंक्शन के टॉप में रिक्वायर MSG.sender इज इक्वल टू ओनर या इज इक्वल टू एडमिन। आप बार बार हर फंक्शन में नहीं लिखेंगे, तो उसके लिए मॉडिफायर होता है। वो कैसे कर लेते हैं अभी बताता हूँ, ठीक है। लेट सपोज मैं अब जो हम करने लगे हैं, ये करने लगा हूँ कि ये जो ट्रांसफ़र का जो फंक्शन है, ट्रांसफ़र का फंक्शन वही एग्जीक्यूट करेगा जो इस कॉन्ट्रैक्ट का एडमिन होगा। जो इस कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करेगा वो ओनर बन जाएगा इसका, और वही फिर इस ट्रांसफ़र वाले फंक्शन को एग्जीक्यूट कर पाएगा। अदरवाइज़ कोई और इस फंक्शन को एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाएगा। पहले तो ज़रा हम बनाते हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट का एडमिन अगर मुझे बनाना है, इस कॉन्ट्रैक्ट का ओनर बनाना है मुझे बेसिकली, तो वो कैसे बनेगा हम कर चुके हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टर हमने पढ़ा है तो कंस्ट्रक्टर के ज़रिए होगा। आए ज़रा करते हैं। तो मैंने एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसकी डाटा टाइप है एड्रेस, ठीक है, हम पढ़ चुके हैं, और नाम क्या रख दिया ओनर, ठीक है। अब आ जाते हैं
कंस्ट्रक्टर के ऊपर। कंस्ट्रक्टर हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और कंस्ट्रक्टर में जो है वो हम क्या करेंगे, हम बताएंगे कि ओनर जो है इज़ इक्वल टू MSG डॉट सेंडर, क्योंकि कंस्ट्रक्टर फंक्शन एक ही बार रन होता है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर फंक्शन जब एक ही बार रन होता है, सबसे पहले ये रन होता है कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करने में, ठीक है। जब एक बार रन हो जाएगा तो जो कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय कर रहा होगा, जो एड्रेस, बेसिकली ये एड्रेस है ना डिफरेंट, तो अगर मैं इस एड्रेस से कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करता हूँ तो ओनर जो है ना ये वाला एड्रेस बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं किसी और एड्रेस से डिप्लॉय करता हूँ तो ओनर जो है वो ये वाला एड्रेस बन जाएगा, ठीक है। तो अभी तो मैंने सिर्फ ये किया कि मैंने क्या किया है, एक वेरिएबल बनाया एड्रेस ओनर, ठीक है, उसका नाम रखा है ओनर, आप कुछ भी नाम रख दो, एडमिन नाम रख दो, ठीक है। और कंस्ट्रक्टर में उस ओनर को MSG डॉट सेंडर से इक्वल कर दिया कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करने वाला वो MSG डॉट सेंडर कहलाता है, और उसको मैंने इक्वल कर दिया है ओनर के, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब ओनर, अब जो है ना, लेट सपोज एक काम करते हैं कि ट्रांसफ़र वाला फंक्शन सिर्फ वही एग्जीक्यूट करेगा जो कि इस कॉन्ट्रैक्ट का ओनर होगा। तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, एक जो सिंपल तरीका जो होता है वो क्या करता हूँ कि रिक्वायर की एक और कंडीशन डाल देता हूँ कि ट्रांसफ़र ओनर इज इक्वल टू MSG डॉट सेंडर, अदरवाइज यू आर नॉट द ओनर, यू आर नॉट द ओनर। ये अच्छा, मैंने आप लोगों को कहा क्या है, मैं ये कह रहा हूँ कि अब ट्रांसफ़र वाला फंक्शन जो है ना, वो ओनर जो होगा इस कॉन्ट्रैक्ट का, वही जो है ना इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कर पाएगा, अदरवाइज़ कोई और कर ही नहीं पाएगा। तो इब्तिसाम, आप ऐसे कह सकते हैं कि भाई इब्तिसाम भाई ये जो है ना, ये आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, आप रिक्वायर लगाएं, आप ओनर अपना बता ही चुके हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्टर में, तो ओनर जो है वो शुड बी इक्वल टू MSG डॉट सेंडर, अदरवाइज यू आर नॉट द ओनर, उनके पास आ जाए। तो ये फंक्शन ऐसा भी रन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मॉडिफायर के ज़रिए भी हम कर सकते हैं इसको। अभी मैंने मॉडिफायर का कुछ नहीं आपको बताया है, पहले ज़रा इस कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करके देखते हैं और ज़रा इस कॉन्ट्रैक्ट को टेस्ट करते हैं, ठीक है। अगेन ये क्या, फाइल सेव हो गई है, ठीक है। तो अब एक काम कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ही सेलेक्ट है, डिप्लॉय करते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो गया। अच्छा, ये हमने बहुत याद रखना था, कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करने से पहले किस एड्रेस से डिप्लॉय किया ये भी देख लेते हैं। एक काम कर लेते हैं, ये मैंने कर दिया क्लोज। पहला एड्रेस है, उसी को हम एडमिन बना रहे हैं, पहला एड्रेस को 0x5B3 वाले को, ठीक है। मैंने ये सिलेक्ट किया और उस अकाउंट से, पहले वाले अकाउंट से मैंने डिप्लॉय कर रहा हूँ, डिप्लॉय कर दिया मैंने, ठीक है। डिप्लॉय करने के बाद अब इसका बैलेंस कितना है, 0 है, ये किसी को भेज नहीं सकता इस वक्त, क्योंकि ठीक है। तो ज़रा इसका बैलेंस जो है पहले 1000 कर लेते हैं, 1000 हो गया, ऐड हो गया, अब चेक कर लेते हैं, 1000 हो गया इसका बैलेंस, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसी पहले वाले अकाउंट से किसी और एड्रेस को भेजने की कोशिश करता हूँ। पहला दूसरा अकाउंट जो है वो कॉपी कर लिया, पहले पर आ गए, कॉपी करने के बाद 100 टोकन जो है वो मैं भेज देता हूँ, ठीक है, चले गए। अब इसका बैलेंस हो जाएगा 900 और सेकंड वाले का जो अकाउंट है उसका बैलेंस हो गया है 100, ठीक है, आपके सामने आ रहा है। अब कॉन्ट्रैक्ट का जो एडमिन है वो पहला वाला अकाउंट है, कॉन्ट्रैक्ट का जो एडमिन है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर में मैं ओनर को बता चुका हूँ MSG डॉट सेंडर, कॉन्ट्रैक्ट का जो एडमिन है वो पहला वाला अकाउंट है, पहले वाले का बैलेंस है 900, सेकंड वाला जो अकाउंट है उसका बैलेंस है 100, क्योंकि अभी हमने जस्ट फ्यू सेकंड्स अगो वी ट्रांसफर द बैलेंस फ्रॉम फर्स्ट अकाउंट टू द सेकंड अकाउंट, ठीक है। तो अच्छा, अब ये जो सेकंड वाला बैलेंस है, सेकंड वाला जो अकाउंट है जिसके पास 100 बैलेंस 100 टोकन्स हैं, हम करते क्या है, हम तीसरा वाला अकाउंट सेलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं एड्रेस उसका, दोबारा सेकंड वाले अकाउंट में आ जाते हैं, यहाँ पे जाके थर्ड वाला अकाउंट जो है वो पेस्ट कर दिया उसका एड्रेस, और यहाँ से 50 टोकन सेंड करने की कोशिश करते हैं। अभी बता रहा हूँ ये नहीं चलेगा, क्यों, ये ट्रांजैक्शन होगी नहीं, क्योंकि ट्रांसफ़र का ये जो फंक्शन है, ये कौन जो है वो रन कर सकता है ये फंक्शन को, सिर्फ फर्स्ट वाला अकाउंट, सेकंड वाला अकाउंट कर ही नहीं सकता, क्योंकि सेकंड वाला अकाउंट एडमिन ही नहीं है, क्योंकि मैंने इस फंक्शन में लिख दिया रिक्वायर ओनर, ओनर कौन है, MSG डॉट सेंडर, और वो कौन है, जो जिसने कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय किया था, और वो पहला वाला एड्रेस है, सेकंड वाला एड्रेस नहीं है। तो जब ये मैं फंक्शन चलाने जाऊँगा, हालांकि इसके पास बैलेंस है, सेकंड वाले अकाउंट के पास इस वक्त बैलेंस है 100 का, बैलेंस है इस वक्त 100 का, ठीक है, और मैं 50
टोकन्स जो है वो मैं थर्ड अकाउंट पर भेजना चाह रहा हूँ, लेकिन जब मैं ट्रांजैक्ट करूँगा तो ये एरर देगा, क्योंकि ये एरर इसलिए देगा कि यू आर नॉट द ओनर। अभी देख लें, ट्रांजैक्ट किया, एरर दे दिया, एरर आया कि VM एरर आया, द ट्रांजैक्शन हैज़ बीन रिवर्टेड टू द इनिशियल स्टेट, रीज़न यू आर नॉट द ओनर। क्योंकि ट्रांसफ़र का फंक्शन अब सिर्फ पहला वाला अकाउंट ही चला सकता है, क्योंकि वो एडमिन है, समझ रहे हैं? ठीक है, तो आप कंडीशन इस तरीके से भी दे सकते हैं। अब ये कंडीशन जो है रिक्वायर ओनर इज इक्वल टू MSD डॉट सेंडर, ट्रांसफ़र के फंक्शन में आपने डाल दिया। आप जो भी फंक्शन को एडमिन का रोल देना चाहते हैं कि वो फंक्शन जो सिर्फ एडमिन रन कर सकें, जिस तरीके से ट्रांसफ़र का फंक्शन हो, लेट सपोज जिस तरीके से विड्रॉ ऑल का फंक्शन हो, जिस तरीके से टोकन डिस्ट्रॉय का फंक्शन हो, इस तरीके से ये कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो सिर्फ एडमिन ही रन करें। तो आपको बार बार क्या आप कोड में हर फंक्शन में ये लिखेंगे, पहली टॉप लाइन रिक्वायर ओनर इज इक्वल टू MSD डॉट सेंडर। फिर लेट सपोज बैलेंस, अगर कोई ऐसा फंक्शन है आपने और बनाया विड्रॉ ऑल का, तो उसमें भी ये पहली लाइन लिखनी पड़ेगी। तीसरा फंक्शन हो कोई जो सिर्फ एडमिन रन करना चाहे, उसमें भी आप पहली लाइन लिखेंगे। तो ये जो बार बार कोड जो रिपीट हो रहा है, इससे बचने के लिए हम कर ये लेते हैं कि हम जो है वो एक मॉडिफायर बना लेते हैं। बहुत यही काम जो है ना, हम सारा काम मॉडिफायर से करेंगे। कैसे करेंगे? बहुत सिंपल सा कैसे करेंगे हम? अभी कीवर्ड को क्या है? मॉडिफायर, ठीक है, और ओनली ओनर के नाम से जो है वो हम लिखेंगे, ठीक है, और ये लिख दिया। अब हमने ये जो पहली लाइन है ना पूरी, इसको यहाँ से करेंगे कॉपी, यहाँ पे लाएंगे पेस्ट, ठीक है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब अगला जो स्टेप है अंडरस्कोर और कॉलन, ठीक है। अब ये अंडरस्कोर और सेमी कॉलन करता क्या है ये मैं बताता हूँ। चलें जी, अब यहाँ से तो लाइन हमने हटा दी, ठीक है। अब हमने यहाँ पे मॉडिफायर में बता दिया, और मॉडिफायर का नाम क्या है? ओनली ओनर। हम इसको कॉपी करेंगे और पब्लिक के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो बिल्कुल ये वही काम हो रहा है जो अभी थोड़ी देर पहले हो रहा था कि रिक्वायर ही हमने बता दिया था यहाँ पे। अब हमने रिक्वायर को कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया मॉडिफायर ओनली ओनर के नाम से बना के, ठीक है। अंडरस्कोर सेमीकोलन क्या करता है बताता हूँ। क्या हमने कॉपी किया वहाँ से लाइन और यहाँ पे पेस्ट कर दी। अब मैंने सिर्फ अपने फंक्शन को ये बता दिया है कि फंक्शन ये पब्लिक है, लेकिन ओनली ओनर का मतलब है कि जब ये यहाँ पर आएगा तो ये यहाँ से उठकर यहाँ पे जाएगा ओनली ओनर में और देखेगा, मतलब कि ओनर ही इस फंक्शन को रन कर सकता है। तो अब मुझे सिर्फ फंक्शन में मैंने क्या लिखा? ओनली ओनर। अब अगर कोई और भी फंक्शन हो, लेट सपोज गेट बैलेंस का फंक्शन है, अगर गेट बैलेंस चेक करने वाला भी फंक्शन, अगर मैं कहूँ कि सिर्फ वो एडमिन ही चेक कर सकता है गेट बैलेंस का फंक्शन, तो मैं यहाँ पे सिर्फ क्या करूँगा? कंट्रोल V, सिंपल सा एक छोटा सा कीवर्ड लिखूंगा, तो मेरा देखें कोड कितना छोटा हो गया, समझ रहे हैं? अच्छा, अब ये मैं अंडरस्कोर सेमीकोलन के बारे में बताता चला जाऊँ। जैसे ही ये फंक्शन देखा, ट्रांसफ़र का फंक्शन है, आर्ग्यूमेंट्स पर आया और देखा कि यहाँ पे कोई ना कोई मॉडिफायर है ओनली ओनर, तो करेगा क्या? EVM यहाँ पर जाएगा, चेक करेगा, ठीक है। ओनली ओनर के ऊपर वो उसने कंडीशन ये चेक करी, ओके, क्या ये फंक्शन जो एग्जीक्यूट कर रहा है क्या ये एडमिन है कि नहीं है। वो ये कंडीशन चेक करने के बाद अगर ये कंडीशन ट्रू है कि हाँ वो एडमिन ही है, तो फिर अंडरस्कोर सेमीकोलन का मतलब ये है कि फिर वो बाकी की लाइनें यहाँ से एग्जीक्यूट करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि पहले ये वाली लाइन होगी मॉडिफायर की, और फिर अंडरस्कोर सेमीकोलन है कि फिर जो है वो बाकी का फंक्शन वो एग्जीक्यूट होगा। तो देखें कोड हमारा कितना छोटा हो गया। अब जहाँ जहाँ मैंने मॉडिफायर एक बना दिया, उसको बता दिया कि ओनली ओनर या एडमिन यही है, तो हो क्या रहा है? आप जब चाहें जिस फंक्शन को एडमिन का रोल देना चाहें, आपने सिर्फ यहाँ पे क्या लिखना है? ओनली ओनर, समझ रहे हैं? बिल्कुल इस कॉन्ट्रैक्ट को भी टेस्ट कीजिएगा, ये वैसे ही काम करेगा। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि आप किसको ओनर बना रहे हैं, पहले एड्रेस को, सेकंड एड्रेस को, ठीक है, तीसरे एड्रेस को। तो ये चीज़ है, अभी हमने आपके सामने टेस्ट भी किया। तो ये चीज़ है, हमने एरर हैंडलिंग के ऊपर बात की है, एसर्ट के ऊपर बात की है, छोटी बात की है क्योंकि एसर्ट के ऊपर जो है वो हम आगे अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में चेक करेंगे। एसर्ट से ज़्यादा रिक्वायर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, एसर्ट भी यूज़ होता है, लेकिन रिक्वायर जो है वो आप बहुत ज़्यादा जो है वो देखेंगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर। तो और बात की हमने मॉडिफायर के ऊपर। मॉडिफायर हम हर फंक्शन में, हर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में बनाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में 90 to 95% ये यूज़ होंगी। तो हम सीखते रहेंगे हम इन चीज़ों को, और जो है वो इन डेप्थ नॉलेज जो है वो हम लेते रहेंगे। तो इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि जो भी आपको इशू आ रहा है, ठीक है, और सवालात हो पूछें।
और मैं बताऊंगा कमेंट्स में। स्क्रीनशॉट के साथ जो है वो पूछिएगा अगर कोई एरर आ रहा हो कंप्लीट स्क्रीनशॉट के साथ। तो चलें जी, इस लेक्चर को जो है वो यहीं पर ख़त्म करते हैं। ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफ़िज़।